गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्याय 7 भारत में कृषि का विकास। मतलब हमारी सरकार ने भारत में कौन कौन सी योजनाएं लागू की हैं, इन सब के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, इस अध्याय से हम अध्ययन करेंगे कि देश की आज़ादी के बाद अब तक कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव आया है, साथ ही साथ भारत सरकार ने कौन कौन सी नई योजना लागू की है, इसके बारे में भी क्या करने वाले हैं, हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, आज देश के आर्थिक विकास में कृषि का क्या हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में कृषि को दो खास भूमिकाएं अदा करना पड़ता है। कौन कौन सा है? तो पहला है देश की और देश में खेती से इतना अनाज पैदा हो कि सभी को पर्याप्त अनाज मिल सके और गरीब से गरीब भी अनाज को अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके अनाज से। दूसरी, जो लोग अपनी गुजर बसर के लिए खेती भी कर रहे हैं, उन्हें खेती में पर्याप्त आमदनी हो सके। तो स्वाधीनता के पहले भारत के आर्थिक विकास में कृषि का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं था। जब बाढ़ और सूखे के कारण पैदावार कम होती तो बहुत से लोगों को कृषि के कामों में मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी। तो अकाल के समय अंग्रेज सरकार गाँव में गरीबों के लिए पर्याप्त अनाज नहीं जुटा पाती थी। इसी कारण रोग व भूख में बहुत अधिक लोग मारे जाते थे। ठीक है, तो यह क्या हो गया हमारा भारत के कृषि का विकास। चलिए आइए समझते हैं अब आगे इसी में जमींदारी प्रथा का अंत कैसे हुआ। देखिए, तो आज़ादी के बाद किसानों की स्थिति बहुत ख़राब थी, मतलब दयनीय थी। उसके पास ज़मीन कम होने के कारण वे दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे। साथ ही उन्हें ज़मीन के मालिक को पैदावार का मतलब आधा हिस्सा, मतलब बड़ा हिस्सा बटाई के रूप में देना पड़ता था। परिणाम स्वरूप किसान गरीब में रहते थे और अपने परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते थे। जमींदारों के पास खेती योग्य ज़मीन का आधे से ज़्यादा हिस्सा था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वे बहुत क्या थे, ताकतवर होते थे, क्योंकि वे किसानों से लगान वसूल करते थे। बहुत से जमींदार किसानों पर अत्याचार भी किया करते थे। इसलिए आज़ादी के तुरंत बाद भारत की नई सरकार ने इस जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का क्या किया, निर्णय लिया। अब देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ उसको समझते हैं। तो जब अब जमींदारों किसानों से लगान इकट्ठा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो सरकार ने जमीन का लगान बहुत कम कर दिया और लगान वसूल करने के लिए अपने कर्मचारी तैनात कर दिए, मतलब उसमें काम मतलब लगा दिए। इस प्रकार अब किसानों को लगान न दे सकने की स्थिति में जमींदारों के हाथों परेशान होना पड़ता। धीरे धीरे किसानों ने जमींदारों को बेगार करने में भी मना कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसी में कि सरकार ने कैसे ऐसे कानून भी बनाए जिसमें ज़मीन रखने की सीमा भी तय हो गई। अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने पास एक सीमा तक ही ज़मीन रख सकता है। मतलब एक निश्चित ज़मीन रखने का क्या कर दिया गया, एक सीमा तय कर दिया गया था। अब इसमें ज़मींदारों को चिंता हुई, क्योंकि उनका मतलब था कि उन्हें अपनी सैकड़ों एकड़ ज़मीन छोड़नी होगी और उन्हें भूमिहीन मजदूरों में बांट दिया जाएगा। अब इससे निपटने के लिए बड़े किसान अपनी ज़मीन अपने परिवार और रिश्तेदारों को बांटने लगे। जमींदारों ने यह दिखाया कि ज़मीन कई लोगों के पास है, जबकि वास्तव में पूरी ज़मीन उनके कब्जे में ही थी और वे पहले ही तरह उनसे कमाई करते रहे। तो ये क्या हुआ, आपका जमींदारी प्रथा का अंत। अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने समझ लिया भारत में कृषि विकास के अंतर्गत जमींदारी प्रथा का अंत कैसे हुआ। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी में क्या, तो सिंचाई और बांध बनाने में बढ़ोतरी। तो देखिए, सन 1950 से 1966 के बीच भारत सरकार ने सिंचाई और बिजली परियोजनाओं में बहुत धन लगाया। क्यों? क्योंकि ऐसी उम्मीद की गई थी कि इन योजनाओं से खेती की पैदावार बढ़े और अनाज की कमी की समस्या हल हो जाएगी। तो सिंचाई और बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए भांगड़ा नागल पंजाब में, दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में, हीराकुंड बांध ओडिशा में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय छत्तीसगढ़ इत्यादि बांध बनाए गए। इससे सिंचाई वाली ज़मीन में बढ़ोतरी हुई तथा फसलों की पैदावार में भी बढ़ी। इसके साथ ही साथ खेती की जाने वाली कुल ज़मीन में बढ़ोतरी हो रही थी। इसका प्रमुख कारण था गांव के आसपास के जंगल व चारागाह की ज़मीन पर भी खेती होने लगी।
इस समय खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती का रकबा बढ़ रहा था एवं सिंचित भूमि में बढ़ोतरी हो रही थी। तो देखिए अब हम आगे समझते हैं। ये मैं आपको चित्र के द्वारा समझा रही हूँ कि रेखा चित्र 1 व 2 में देखकर हम बातों को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए 1951 में कितनी ज़मीन पर खेती होती थी, ठीक है, ये आपको दिखाया जा रहा है। 1951 में कितनी ज़मीन पर खेती होती थी, तो उसके साथ ही साथ था कि 1951 में कितनी ज़मीन पर सिंचाई नहीं होती थी, ठीक है। अब 1951 और 1966 के बीच सिंचाई की ज़मीन में कितनी बढ़ोतरी हुई और 1951 और 1966 के बीच खेती का रकबा कितना बढ़ा, ये आपने इस चित्र में समझा। अब देखिए 1966 में कृषि नीति, हमने पहले क्या समझा, आपका जमींदारी पृथक्करण। दूसरा समझ लिया हमने भारत में कृषि विकास के अंतर्गत ही सिंचाई और बांध बनाने में बढ़ोतरी। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में 1966 में कृषि नीति हरित क्रांति। तो देखिए सन 1950 से 1965 के बीच खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, परंतु देश में अनाजों की कमी बनी रही। इसी कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से अनाज मंगाया जाता था। यह बहुत ही चिंता का विषय था। क्यों था? क्योंकि उसी दरमियान सन 1965 और 1966 दोनों ही भूख सूखे के साल थे, ठीक है। इस समय अनाज की पैदावार खाद्यान्न और दालें बहुत कम पैदा हुई, जिसके कारण अकाल की स्थिति निर्मित हुई एवं सरकार को अनाजों की पूर्ति के लिए पहले से ज़्यादा अनाज आयात करने की जरूरत पड़ने लगी। तो सरकार के सामने अनाज की पैदावार बढ़ाना सबसे बड़ी समस्या थी। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से कृषि योजना बनाई गई, जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। अब चलिए इसी में हम समझते हैं कि हरित क्रांति के घटक कौन कौन से थे। तो देखिए अधिक उपज देने वाले उन्नतशील बीज का उपयोग करना, सिंचाई के लिए मोटर पंप, बिजली डीजल का प्रबंध करना, रासायनिक खाद उपलब्ध कराना, कृषि कार्यों में मशीनों का उपयोग करना, ठीक है। ये सब क्या थे, उसके घटक थे। साथ ही साथ कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना, कृषि उत्पादनों के लिए मंडी तथा भंडारण की व्यवस्था करना, सोसाइटी एवं बैंक से पूंजी की व्यवस्था करना। अर्थात उन्नत बीज के लिए अच्छी सिंचाई वाली ज़मीन की ज़रूरत होती। इन बीजों की विशेषता ये थी कि ये कम समय में पकते थे, फसल छोटे कद की होती थी, अनाज की पैदावार अधिक होती थी, ठीक है। अब देखिए देसी बीजों में कीटों का आक्रमण कम होता था, परंतु उन उन्नत फसलों का नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का आक्रमण सरलता से हो जाता था। अतः कीटों को मारने वाली दवाओं की भी जरूरत पड़ने लगी और सही दाम पर उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों इत्यादि की पूर्ति के लिए हमारे राज्य में सहकारी संस्थाओं की स्थापना की गई। चूँकि ये दवाइयाँ भारत में अधिक नहीं बनती, अतः इन्हीं विदेशों से आयात करना पड़ता था। धीरे धीरे हम मशीनों की सहायता से खेती करने लगे, ठीक है। तो ये क्या था आपका हरित क्रांति के प्रमुख घटक। अब देखिए हरित क्रांति कहाँ फैली, तो ये समझते हैं हम। तो भारत में हरित क्रांति को पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ जिलों में सघन जिला कृषि कार्यक्रम के नाम से लागू की गई। उन्नत बीजों के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती और जिन क्षेत्रों में पहले से ही सिंचाई होती थी उन्हीं जिलों का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए किस्म का गेहूँ पैदा किया जाता था, जबकि तमिलनाडु में चावल पैदा किया जाता था। कुछ वर्षों बाद कृषि की नई तकनीक देश के अन्य भागों में भी फैल गई। इसलिए छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति सन 1966 में जिला सघन कृषि कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हुई। इसके लिए रायपुर जिले का चयन किया गया। किसका चयन किया गया? तो रायपुर जिले का चयन किया गया। किसमें? छत्तीसगढ़ में। तो इस योजना के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय में अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जहां नई प्रजातियों के उन्नत बीज तैयार किए गए और उन्नत किस्म की बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों के लिए सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था की गई। सिंचाई के लिए नलकूप, खनन और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई। इसी उद्देश्य से राज्य के ओडार बांध तथा पंडित रविशंकर जलाशय का भी क्या किया गया? निर्माण किया गया। किसके लिए? अधिक पैदावार की दृष्टि को देखते हुए। और सरकारी संस्थाओं की स्थापना कर आसान किस्तों पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया। इससे किसानों के पास संसाधनों की वृद्धि हुई ताकि उसे जमींदार व साहूकारों के पास जमा न करना पड़े। ये क्या हो गया आपका? हरित क्रांति कहाँ से फैली। अब हम समझते हैं इसी में हरित क्रांति का प्रभाव कहाँ से हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं हरित क्रांति के प्रभाव के अंतर्गत ही पैदावार में बढ़ोतरी हुई। कैसे? तो देश के बड़े
हिस्से में और नई की फसलों में उन्नत बीज के फैलाव से फसल की पैदावार में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। हम अनाज के मामले में स्वावलंबी हो गए हैं। पैदावार बढ़ने से अब दूसरे देशों से अनाज मंगवाने की ज़रूरत नहीं रही। सरकार के पास अनाज का बहुत बड़ा भंडार हो गया और अनाज की कमी होने पर उनका उपयोग किया जा सकता है। तो सन 1967 में सरकार के पास कुल 19 लाख टन अनाज का भंडार था। ठीक, अब देखिए हरित क्रांति के प्रभाव के अंतर्गत हमने पढ़ लिया क्या, पहला पैदावार में बढ़ोतरी। अब इसी के अंतर्गत देखो समर्थन मूल्य एवं अनाज का भंडारण। तो ये समर्थन मूल्य और अनाज का भंडारण होता क्या है, तो किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का फैसला किया। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों की उपज को खरीदती है। सरकार इस तरह समर्थन मूल्य तय करती थी जिससे किसान को उपज की लागत मिल सके और कुछ लाभ भी हो सके। समर्थन मूल्य के निर्धारण किसान व्यापारियों को कम कीमत पर अनाज बेचने के लिए बाध्य नहीं होते। भारत सरकार ने किसानों से अनाज खरीदने और उसका भंडारण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम का गठन किया। यह अनाज का भंडारण रहता है और राशन दुकानों और अन्य सरकारी योजनाओं जैसे आपका हो गया स्कूल में मध्याह्न भोजन उचित मूल्य की दुकान को अनाज देता है। अब हरित क्रांति के प्रभाव के अंतर्गत ये तीसरे पॉइंट को हम समझते हैं, तो वो क्या है आपका, कृषि उत्पादन में वृद्धि का किसानों की आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए जैसे जैसे अनाज की पैदावार बढ़ी, किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण अनाज की बेहतर कीमत मिलने लगी और उनकी आमदनी भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और कई बड़े किसान खेती के काम के लिए ट्रैक्टर जैसे मशीन खरीदने लगे। इसके लिए विभिन्न बैंकों से उन्होंने कर्ज भी लिया। पानी, बिजली, खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से अब किसानों द्वारा एक से अधिक फसल भी की जाने लगी। मतलब किसान अब परंपरागत अनाजों की खेती से हटकर व्यावसायिक फसलों का भी उत्पादन करने लगे। अब इसमें कौन कौन से फसल शामिल थे, तो इसमें गन्ना, कपास, मूंगफली, साग सब्जियां, फल फूल, मशरूम आदि तथा औषधि की खेती में निरंतर वृद्धि होने लगी। मशरूम आप समझते ही होंगे जिसे हम कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए छोटे किसानों को बड़े किसानों की तुलना में कम फायदा हुआ। पानी, बिजली, बीज, खाद और कीटनाशक की लागत उनकी कमाई की तुलना में अधिक थी। अतः छोटे किसानों का कर्जदार होना साधारण बात हो गई थी, जिन्हें के लिए छोटे किसानों को दूसरे के खेतों में मजदूरों के रूप में काम करना पड़ता था। आजकल भारत के ज़्यादातर गांवों में छोटे किसान और खेतिहार मजदूर के परिवार के सामने यह समस्या है कि उन्हें साल भर के लिए काम नहीं मिलता। तो हम ये हरित क्रांति के प्रभाव के अंतर्गत तीसरा बातों को क्या समझ लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि का किसानों की आमदनी पर प्रभाव। अब चौथा बात समझते हैं इसी में, अब पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का। तो हरित क्रांति से पर्यावरण में कई तरह के असंतुलन पैदा हुए। वो कैसे, तो हरित क्रांति पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू हुई थी और इन राज्यों में बहुत से किसान धान और गेहूं की उन्नत खेती करने लगे। इसके लिए बहुत सिंचाई की जरूरत होती थी। इसका दुष्प्रभाव स्वास्थ्य, जलवायु, जलीय जीव जंतु पर भी देखने को मिला। ठीक, अब देखिए इसी के अंतर्गत देखिए हमने हरित क्रांति के प्रभाव के अंतर्गत चार बातों को समझा। अब पर्यावरण पर असर, अब पर्यावरण के असर के अंतर्गत ही सबसे पहला पॉइंट समझते हैं हम क्या, तो पानी की समस्या। और दूसरा बात है इसी के अंतर्गत मिट्टी के उपजाऊपन में कमी। तो पानी की समस्या को समझते हैं। तो देखिए पानी की समस्या के अंतर्गत ही सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या था, नलकूप है, जिसमें भूजल का उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे कई सालों में नलकूपों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे भूजल का स्तर तेजी से गिरता गया और भूजल का स्तर कब तक वैसा ही बना रह सकता है जब उपयोग के लिए भूजल की मात्रा उनके पुनर्भरण के बराबर होती है। तो भूजल का जो पुनः भरण एवं प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर साल बारिश, नहरों, नालों और नदियों से होता रहता है। तो इस विषय पर आपने पहले से भी जो इससे पहले वाला क्लास था आपने जो 7th क्लास में अध्ययन किया है। तो इन स्रोतों से पानी मिट्टी की कई किस्म की परतों से होकर धीरे धीरे क्या होता है, रिसते रहता है और भूजल के रूप में इकट्ठा होते रहता है, जिससे समस्या तब पैदा होती है जब नलकूपों आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले भूजल का उपयोग पुनः भरण से ज़्यादा होने लगता है। और दूसरे शब्दों में जितना पानी भूजल के रूप में संग्रह होता है उससे ज़्यादा पानी हम क्या करते हैं, उपयोग के लिए बाहर निकालते हैं। इससे भूजल का स्तर उस क्षेत्र से नीचे चला जाता है और भूजल के स्तर के नीचे जाने का मतलब यह है कि भविष्य में उस क्षेत्र में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह पंजाब जैसे क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन हुआ और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सिंचाई का अभाव होता गया।
यहाँ 2 फसलें ले जाने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। तो पंजाब के अनुभव को देखते हुए यह ख्याल रखना ज़रूरी होगा कि हम छत्तीसगढ़ के लिए ऐसी योजनाएं बनाएं जो पर्यावरण की सुरक्षा करें। तो छत्तीसगढ़ के पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में कुएं, नलकूप, लिफ्ट इरिगेशन, नदी नालों से पानी को उठाकर खेत तक लाना, जिसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं, और छोटे तालाब का अधिक उपयोग कर जल को संरक्षित किया जा सकता है। अब देखिए, पर्यावरण के अभाव के अंतर्गत ही हम दूसरा समझते हैं इसमें मिट्टी के उपजाऊपन में कमी। तो देखिए, मिट्टी में रासायनिक खाद की मात्रा ज़्यादा हो जाने के कारण मिट्टी के सूक्ष्म जैविक तत्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाते हैं और इन पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं, जो मिट्टी के उपजाऊपन के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण होता है। तो वैज्ञानिक दूरदर्शिता तथा उर्वरकों का असंतुलन उपयोग से मिट्टी के कुल उपजाऊपन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और प्राकृतिक उपजाऊपन कम हो जाने के कारण मिट्टी में ज़्यादा जैविक खाद देनी पड़ती है, जिससे फसल की पैदावार वैसे ही बनी रहे। इस प्रकार सिंचाई के खर्च के साथ ही खेती में खाद का खर्च भी क्या हो जाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जिससे किसानों का खर्च बढ़ जाता है और मिट्टी भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो देखिए, इस पाठ में हमने क्या क्या समझा है। तो ये हमारा भारत में कृषि विकास के अंतर्गत हमने जमींदारी प्रथा का अंत, सिंचाई और बांध बनाने में बढ़ोतरी, हरित क्रांति के जो घटक हैं कहाँ फैली, साथ ही साथ हमने हरित क्रांति का प्रभाव, इसके बारे में आज हमने क्या किया है, अध्ययन किया।